नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? सिंपल मानो, पता ही होगा खैर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? जो इलेक्शन कराती है भाई। किस किस का इलेक्शन कराती है? पार्लियामेंट का कराती है और स्टेट लेजिस्लेचर का कराती है। हम हर बार लेक्चर में देखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं? वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से कनेक्टेड है तो उस आर्टिकल को देख लेते हैं, और अगर नहीं है तो कोई लॉ तो होगा तो उस लॉ को देख लेते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई कन्वेंशन रहा होगा। ठीक है, इन तीन ही चीज़ों पे चलता है। अब देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई आर्टिकल। आर्टिकल 324 में दे रखा है। क्या दे रखा है उसके बारे में? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। आर्टिकल 327 से 329 क्या दे रखा है कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ बना सकते हैं, ठीक है, बट कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 324। फिर आर्टिकल 326 में क्या दे रखा है? एडल्ट सफराज दे रखा है। एडल्ट सफरेज मतलब कि 18 से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं, जो एडल्ट लोग हैं। फिर आर्टिकल 325 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रोल, सिंपल सी बात है। फिर आर्टिकल 329 क्या है? कोर्ट्स बार्ड फ्रॉम इंटरवीनिंग ड्यूरिंग इलेक्शन, लिमिटेड एक्सेप्शंस। पीछे वाला लेक्चर जब देखोगे तो उसके अंदर मैंने ये समझाया था, एक को जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो कोर्ट्स जो होते हैं ना, उनको हक नहीं होता कि बीच में कुछ करें वो लोग। जब इलेक्शन हो गए, सब चीज़ें हो गई, तब वो लोग बीच में मतलब इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरफेयर मतलब इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ केसेस में ड्यूरिंग इलेक्शंस भी कर सकते हैं कि हाँ, बहुत ही अगर अलग सी कोई चीज़ हो रही है तब भाई आ जाएगी जुडिशरी की, भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, समझे? अब क्या करना है? सारे आर्टिकल उठाने हैं, बेयर एक्ट से पढ़ने हैं। हर लेक्चर में यही बोलता है वो, उठाना, बेयर एक्ट से पढ़ लेना भाई। फिर क्या है? कॉम्पोजिशन और कंट्रोवर्सी, कि भाई कॉम्पोजिशन कंट्रोवर्सी क्यों लिखा है कि अभी ना कुछ समय पहले क्या हुआ कि जो कमेटी सेलेक्ट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो कमेटी सेलेक्ट करती है उसके अंदर बदलाव आया। और जो जो बदलाव आया ना वो ठीक नहीं था, मतलब काफ़ी बायसनेस हो रही थी। एक ही साइड ना पलड़ा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो भारी हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर ना जो सेंटर मतलब जो मेन पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके ज़्यादा लोग हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? यूनियन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों हो गए थे और सामने अपोजिशन था। तो अगर कंसेंसस से भी लेना है तो आपको 2 लोगों के चाहिए, मतलब वोट करोगे तो 2 लोग जब वोट कर देंगे तो चुन लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है? अपोजिशन तो अकेला पड़ जा रहा था, यूनियन मिनिस्टर और पीएम एक साथ हो जा रहे थे। फिर उसी बात पे कंट्रोवर्सी मतलब चल रही थी। अब ये कंट्रोवर्सी नहीं पूछेगा, कंट्रोवर्सी किस चीज़ पे हुई वो पूछ सकता है। ठीक। आर्टिकल 20-23 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि भाई सीईसी के सिलेक्शन कमेटी में कौन इंक्लूड है? यूनियन मिनिस्टर है। तो जो कहाँ चैलेंज किया गया है? जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर है लैंडमार्क जजमेंट है कुछ कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002 का है कि वोटर का राइट है किसके बारे में जानने का? कैंडिडेट के बारे में जानने का। अरे वोटर चुन रहा है किसी को तो उसको तो जानना ज़रूरी है ना कि भाई किस इंसान को चुन रहा हूँ मैं, है कौन ये सामने वाला। फिर है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का है, वोटर्स हैव राइट टू विदहोल्ड वोट। सही बात है, जो नोटा वगैरह है ये सब कि भाई मैं दूंगा ही नहीं वोट। ठीक है। फिर है जन चौकीदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, बार ऑन वोटिंग वाइल इन कस्टडी। अब भाई आप जेल में हो, आप चले हो वोट देने, उससे मतलब बैन कर दिया है। फिर रूल्स है, कुछ फंक्शंस है। अब रूल्स एंड फंक्शन में क्या बताऊँ, ये तो सिंपल ही है कि जैसे ओवरसी करता है इलेक्शन किसके? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और किसके? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ये याद रखना, प्रीलिम्स नहीं पूछ सकता है। फिर अपॉइंट करता है किसको? इलेक्शन ऑफिसर को। रिवाइज करता है इलेक्टोरल रोल, शेड्यूल बनाता है इलेक्शन का, मॉनिटर करेगा कैंपेन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा पार्टीज़ को, अलॉट, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या फिर प्रेसिडेंट वीपी में, वो सारी चीज़ें यही करेगा, प्रमोट करेगा। वोटर अवेयरनेस देखते हो, ऐड वगैरह आते रहते हैं, है ना, देखते होगे ऐड वगैरह आते रहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म या फिर वोटर अवेयरनेस की, भाई शराब की बोतल लेकर तुम लोग वोट मत दे देना। कई लोग ये भी कर रहे हैं भाई, सबके अपने अपने कंसर्न है दुनिया में। फिर कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में क्या होगा भाई? घिसी पिटी चीज़ें जो अपन पीछे भी हर सरकारी बॉडी के लिए पढ़ते आए हैं। क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है किसमें? अपॉइंटमेंट में। जो जुडिशरी में ही पढ़ा था आपने कि क्या था? कलीजियम सिस्टम था, उसमें क्या था? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। फिर क्या है? एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है। क्यों भाई? पीएम है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर है। फिर क्या है? डिपेंडेंस है किस पे? स्टेट मशीनरी पे। जो इलेक्शन कमीशन क्या बोलते हैं कराती है जब इलेक्शन, कहाँ पर? स्टेट में,
तो उसको उसके पास अपने तो कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास ना अपनी चीज़ें नहीं रहती हैं। वो क्या करती है, स्टेट्स के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, उन लोगों को हायर करती है। आप देखते होगे सरकारी स्कूल में जाते होगे वोट देने, तो वो जो वहाँ के टीचर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह, वहीं से उन लोगों को लिया जाता है और उस दिन के लिए उन्हें पेमेंट भी मतलब दे दी जाती है, ठीक है। तो क्या है, डिपेंडेंस हो गई ना स्टेट मशीनरी पे। फिर क्या करता है, वीकेंड करता है। वीकनेस है मतलब किसकी, एमसीसी के इन्फोर्समेंट की। एमसीसी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये वीक क्यों है ये, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना, उसके अंदर क्या है कि भाई कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है एमसीसी के पास। ये एक बाइंडिंग चीज़ नहीं है जो इन्फोर्स होगी ही होगी, मतलब इन्फोर्स तो हो जाएगी, लेकिन इसे मानना ना मानना वो सब पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। थोड़े दिन के लिए, एक आधा दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बैन कर देते हैं, ठीक है, बस यही रहता है। फिर है, डिले करता है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में। फेलियर है किस लिए, भाई हेट स्पीच इतने दुनिया भर में देते रहते हैं, देखते हो कभी किसी ने हेट स्पीच दे दी या फिर कम्युनल कैंपेनिंग कर दी, तो इसको भी नहीं रोक पा रहा है। फेलियर टू कर्ब हेट स्पीच एंड कम्युनल कैंपेनिंग। फिर फाइनेंशियल ओपेसिटी है एंड स्लो लीगल रिड्रेस है। ईवीएम ऑडिट इशूज़ पार्शली सॉल्व वाया वीवीपैट। अब ये सारी दिक्कतें देख ली अपन ने। दिक्कत देखने के बाद क्या होगा, कुछ रिकमेंडेड रिफॉर्म आ जाएंगे। यही तो होता है कि पीछे कुछ दिक्कतें थी, उन्हें सही करने के लिए कुछ रिफॉर्म ले आए। रिफॉर्म में क्या है, जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट कर दो किसके अंदर, सीसी के अपॉइंटमेंट के अंदर। लेकिन इससे फिर एक और चीज़ आ जाएगी, भाई सेपरेशन ऑफ पावर तो रहा ही नहीं, ये भी चीज़ तो खड़ी हो जाएगी। अरे कहने को ना यहाँ पर मतलब, अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी करो या बुरी चीज़ भी करो, 10 लोग हाथ मतलब उंगली उठाने वाले मिल ही जाएंगे। तो कुछ भी करोगे, एक क्रिटिसिज्म तो सामने आ ही जाएगा। अब कोडिफाई कर दोगे एमसीसी को, तो उसमें कह देगा भाई अलग चीज़ कुछ आके बोल देगा कोई, ठीक है। इंश्योर कर दो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वही जो अपन ने ऊपर देखा कि वोटर को एजुकेट कर दो, स्ट्रेंथन कर दो ईसीआई की ऑटोनॉमी, किसमें, स्टाफ में और रिसोर्स में। जुडिशियल एम्पावरमेंट कर दो किसमें, इलेक्शन के डिस्प्यूट में। और टेक्नोलॉजी ले आओ किस लिए, इंटीग्रिटी के लिए। फास्ट ट्रैक डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिवर्स्ड। यही सब चीज़ें हैं यार, इतना कुछ करना नहीं होता है। देखो आंसर वगैरह ना बॉडीज से रिलेटेड जो होता है ना, उतना कुछ रटना नहीं होता है। जो पीछे चीज़ें हो गई, डालना क्या होता है, जो स्पेसिफिक होता है। जैसे भाई कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीज़ हुई थी, हाँ वो डाल देंगे, या फिर कोई आर्टिकल है वो डाल देंगे, या फिर कोई केस लॉ है वो डाल देंगे, ठीक है। यही चीज़ें रहती हैं, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना होता। जो ये होता है ना वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन वगैरह, ये सब तो इंसान बना बना के लिखता है। मेन चीज़ होती है बॉडी। बॉडी में क्या होता है, यही सब चीज़ें जो बताई। कौन कौन सी, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, आर्टिकल हो गया, ये सब चीज़ें ना एक मतलब नमक की तरह काम करती है, टेस्ट बढ़ाती है ये सब चीज़ें किसी आंसर का। पढ़ने वाले को मज़ा आने लगता है कि यार पढ़ के आया अगला बंदा, ठीक है। फिर है इलेक्टोरल लीगल फ्रेमवर्क एंड लॉज। कुछ लीगल फ्रेमवर्क और लॉज देख लेते हैं। वो उसमें क्या है, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, आरपीए वो है। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ईवीएम वीवीपैट प्रोटोकॉल्स, ये भी है। फिर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, मन हो तो याद कर लेना। मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आदमी 2-4 बार पढ़ता है ना, तो कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे मेरे को तो जो याद है, एक जो एकदम ही याद है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर याद है मेरे को, और ईवीएम वीवीपैट प्रोटोकॉल याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। और याद होना भी नहीं चाहिए यार, कितना याद कर लोगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो याद ही रहता है, अगर देखते होगे न्यूज़ वगैरह। नहीं देखते तो कोई बात नहीं, सॉरी। फिर है आरपीए, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैंने लिख दिया है इस नोट्स के अंदर क्योंकि इससे कनेक्टेड था। पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया आरपीए, उस लेक्चर को जाओ और देखो, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है। सिर्फ आरपीए का ही था वो लेक्चर। यहाँ पर आरपीए को मैंने मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिंक करा के जो सेक्शंस है वो लिख दिए हैं। तो जाकर उस लेक्चर को देखो यार, बड़ी मेहनत से बना था, ठीक। फिर देख लेते हैं आगे क्या है अपने पास। ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस साल के लिए। इस साल के जब जब इलेक्शन होते हैं ना, ये बाई इलेक्शन वगैरह नहीं, ये मेन जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के ऐसे टाइप के ना, तो जब मेन इलेक्शंस होते हैं तब के लिए है ये, मतलब तब ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे दिल्ली का हुआ था अभी इलेक्शन, तो इसलिए ज़्यादा हाइप में था। फिर क्या है, ये है क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये ना बस सिंपल समझो कि गाइडलाइन है। किस चीज़ की गाइडलाइन है कि भाई ढंग से रहो, बदतमीजी मत करो, इलेक्शन का समय आ गया है। ये तुम क्या, कोई इंसान क्या बोलते हैं, ये हेट स्पीच देने लग रहा है, कोई कम्युनल चीज़ें बोलने लग रहा है, तो उसमें क्या होता है, दिक्कतें हो जाती हैं। उस समय दंगे होने की हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, ठीक है, परेशानी हो सकती है। अब पुलिस साला वो कराए, क्या बोलते हैं, इलेक्शन कराए कि ये कराए,
ठीक। तो क्या है, ईसीआई का एथिकल गाइडलाइन है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऑपरेटिव कब होता है, सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शन। बताया ना कि भाई इलेक्शन के समय ही दंगा करा दिया तुम लोगों ने। अब पुलिस वाला ये कराए कि इलेक्शन कराए, खड़े रहे वहाँ पर कि भाई तुम लोग बदतमीजी करो, दारू वारू ना बांटो, या फिर ये दंगे सॉल्व कराए। उन लोगों के पास भी तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सरकारी बॉडी है भाई, है ना। और क्या है, लीगली बाइंडिंग है नहीं, तो इतना कुछ इसका वट पड़ता नहीं है। और की प्रिंसिपल क्या है कि कोई की प्रिंसिपल मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जब हम कह देंगे कि ये चीज़ लागू हो गई और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। कि आप नई स्कीमें और प्रोमिस नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है, तो आप आ गए कि भाई ये स्कीम लॉन्च कर दी, या फिर 2500 हर एक महिला को दे दूंगा, या 5000 दे दूंगा हर महिला को। लड़ाई चल रही है कौन कितना दे पाएगा, घर से आ रहा पैसा। अरे होना भी तो चाहिए जेब में पैसा, तब तो दोगे। फिर है नो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट। और किसी रिलीजन, कास्ट और कम्युनल सेंटिमेंट के बेसिस पे कोई अपील नहीं कर सकते, हेट स्पीच नहीं कर सकते, ब्राइब नहीं दे सकते, इंटिमिडेशन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उसमें जारी हो जाती है। अब इसमें इशू भी आएगा कुछ, क्या है बताया था, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और क्या है, सिर्फ मोरल है कि भाई कह दिया है कि इसे कि भाई ऐसा मत करना। जैसे घर वाले कहते हैं ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन आदमी करता है। अगर लीगल बैकिंग लगा दोगे, पिटाई विटाई लगेगी, तो आदमी नहीं करेगा वो चीज़। जैसे कि स्टैचूटरी इन्फोर्सिबिलिटी ले लो। और क्या है, ज़्यादातर ही आप लोग देखोगे कि जो पावरफुल पार्टीज़ हैं उन सब चीज़ों का उल्लंघन करती रहती है, बहुत सारी बार देखा गया है। तो फिर वायलेशंस जो होते हैं ना, उसमें कोई पेनल्टी वायनल्टी तो इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, वो तो हल्की चीज़ें हो गई। फिर है प्रपोज रिफॉर्म्स। प्रपोज रिफॉर्म मतलब अब इतनी सारी दिक्कतें थी, तो उसे सही करने के लिए भी तो कुछ आया होगा। वो क्या है, बिल बेस्ड स्टैच्यूट टू कोडिफाई एमसीसी। कोडिफाई कर दो एमसीसी को, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर दो। फिर क्या है, इम्प्लीमेंट कर दो ग्रेडेड पनिशमेंट। ग्रेडेड पनिशमेंट मतलब कि आपने अगर समझो 1 to 10 लेवल एक चीज़ रखते हैं, ठीक है। एक स्केल लेते हैं 1 to 10 लेवल का, ठीक है। 1 से 10 तक लिखा है, वो स्केल है समझो। एक स्केल इमेजिन करो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ है। अब 1 पर समझ लो कि 3 तक हेट स्पीच है, उसके बाद आ गया ब्राइब। तो उस लेवल के हिसाब से उसे पनिशमेंट देनी है। ये नहीं कि करी हल्की सी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ कर दिया उसके लिए आपने फ़ाइन बहुत ज़्यादा रख दिया है। फिर इलेक्टोरल फाइनेंस पे आ जाते हैं। इलेक्टोरल फाइनेंस मतलब कि भाई खर्चा क्या हुआ जब इलेक्शन हो रहे थे, किस पार्टी ने कितना खर्च किया, तो और कहाँ से आया पैसा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इलेक्टोरल फाइनेंस। प्री 2017 मतलब 2017 से पहले जो डोनेशन था ना, जब डोनेशन 2000 तक ही एनोनिमस दे सकते थे। अगर आपको अपना नाम नहीं बताना है, और अगर कोई पार्टी है वो नहीं डिक्लेयर करना चाहती कि किस इंसान से हमें, मतलब किससे हमें ये पैसा मिला है, तो 2000 तक का ही था कि 2000 रुपये तक ही आप ऐसा कर सकते हो कि नाम नहीं बता सकते, एनोनिमस रख सकते हो चीज़ें। डोनेशन जो है 2000 रुपये तक की है। लेकिन जब भी 2000 से ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा किस इंसान से, मतलब किस कंपनी से या किस बिज़नेस से या फिर कौन से सिटीज़न से आपको कितना पैसा मिला है। कॉर्पोरेट डोनेशंस जो थी उनको 7.5% रखा गया था। समझो 100 रुपये आए तो 7.5 ही आप कॉर्पोरेट से ले सकते हो, बाकी सब इंडिविजुअल से मिलना चाहिए आपको। फिर 2017 का अमेंडमेंट आ गया जिसमें कॉर्पोरेट कैप को हटा दिया गया, किसके ज़रिए, फाइनेंस एक्ट 2017 के ज़रिए। और इंट्रोड्यूस कर दिया 2018 में क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का तो इतना बवाल हुआ ही है, सुप्रीम कोर्ट तक में केस चला गया। उसमें क्या है, एनोनिमस रहता है यार, कितना ही पैसा कहीं से भी उठा रहे हैं, बताना नहीं है कि कहाँ से पैसा उठा रहे हैं। अरे तुम भाई दाऊद से उठाने लोकल को, हमको क्या पता। फिर SBI थ्रू प्री स्क्रूटनी, ये अलग ही चीज़ लिखी हुई है। SBI थ्रू, खुद लिखो खुद ना पढ़ पाओ, अजीब चीज़ है। SBI थ्रू प्री स्क्रूटनी इफेक्टिव टिल फेब 2024। वो बेकार की चीज़ लिखी हुई है। कभी कभी सोचता हूँ नोट्स बनाता हूँ तो ऐसे क्या दिमाग में आता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे शब्द डाल देता हूँ, खुद ही ना पढ़ पाऊँ। फिर है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, कि भाई SBI सोल्ड बॉन्ड लेस देन और इक्वल्स टू 1 करोड़ विद एनोनिमिटी। कितनी डरावनी चीज़ है ये, सोचो तो, कि भाई पता ही नहीं कि इंसान ने पैसे दिए हैं, है नहीं। सोचो एक बार, सोचो दिमाग लगाओ कि भाई कोई पार्टी है, ठीक है, और सामने वाला क्रिमिनल है। अगर पहले ऐसा होता तो पता चल जाता किसने दिया है, तो आप उस पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि क्रिमिनल का सपोर्टर है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं ना, तो आप क्या करोगे, आप तो बस जाओगे वोट दे आओगे जो भी आपको ठीक लगेगा। फिर फंडिंग पैटर्न्स जो है, क्या है, बीजेपी और कांग्रेस रिलाई करते हैं किस पे, कॉर्पोरेट फंडेड ट्रस्ट पे। ये लिख कर मत आ जाना
कि भाई बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकार आती रहती है जाती रहती है, तो इतना ही गेम मत करा लेना ये सब लिख के। नीचे वाले लिख लें, इंडिविजुअल डोनेशन ओवर 20,000 मस्ट बी डिस्क्लोज येट 75% बिकेम ओपेक। करंट सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। रिटर्न टू पार्शियल और फुल पब्लिक फंडिंग पे चले जाओ। ब्रिंग कर दो पार्टीज़ को किसके अंडर, आरटीआई के अंदर है ना। इन्फोर्स करो डोनेशन कैंप, और सेक्शन 77 की कॉस्ट रिपोर्टिंग इम्प्रूव करो। रेगुलेट करो थर्ड पार्टी कैंपेनर्स। आसान चीज़ें हैं ये सब, इन सब के बारे में इतना मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म देख लेंगे किस तरीके के, एक या तो अचीव कर लिया हमने, पहले दिए गए होंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म, वो हम हासिल कर चुके। दूसरा प्रपोज पड़े हैं। पास्ट रिफॉर्म कौन कौन से है कि भाई पहले 21 साल हुआ करती थी वोटिंग की, फिर क्या कर दी 18 कर दी। ईवीएम और वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। एपिक्स, नोटा, एफिडेविट के रूल्स को मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर क्या है प्रपोज रिफॉर्म, साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दो, यही तो चल रहा है ना आजकल इस चक्कर में। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरपीए, ये सारी चीज़ें ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए और ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसे ध्यान से पढ़ के जाना यार। इसी कंटेंट में से आएगा आंसर, इसी में से बनेगा, बस तुम्हें बनाना पड़ेगा वहाँ जाकर, उस क्वेश्चन के हिसाब से इसको उसमें डालना पड़ेगा इस कंटेंट को, ठीक। फिर है डीक्रिमिनलाइजेशन कर दो पॉलिटिक्स का, जो अपन ऊपर तब से कर ही रहे थे बात उस पर। फिर है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इनर पार्टी डेमोक्रेसी, फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रॉनिक नॉमिनेशन स्क्रूटनी कर दो, रिप्लेस कर दो एफपीटीपी विद रन ऑफ वोटिंग। रन ऑफ वोटिंग बताना यार, अगर होगा ना मान जाऊँगा भाई, मैं तो मान के जाऊँगा, पढ़ के बता दोगे। और मैं बैन कर दो मल्टीपल सीट कंटेस्टेशन एज पर ईसी रिकमेंडेशन। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई तुम दो जगह से लड़ लेते हो यार, ये ऐसे थोड़ी होता है। पहले ट्रायल बॉल खेल ली, फिर उसके बाद मेन बॉल खेली, ट्राई पे आउट तो सब पे आउट, धोनी का कहना है। ये सब बोलते थे हम लोग बचपन में। कंक्लूजन पे आ जाओ। इंडियाज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज़ रोबस्ट इन थ्योरी बट फॉल्टर्स इन प्रैक्टिस। सही बात है, इंडिया की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी, ये वो है, वो थ्योरी में अच्छी लगती है, लेकिन असल में प्रैक्टिस में देखें तो कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर। ये तो हमने क्या बता दिया नेगेटिव पॉइंट। अब आगे देखते हैं क्या करना है, अब पॉजिटिव नोट पे जाके छोड़ देना है, तभी तो कंक्लूजन हमारा अच्छा लगेगा कि भाई स्टार्ट नेगेटिव से किया था, लेकिन हाँ पॉजिटिव चीज़ों पर लाके छोड़ दिया कि आगे ये चीज़ें कर लो तो सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी। स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन लाइक ईसीआई, इनेक्टिंग मीनिंगफुल इलेक्टोरल फाइनेंस रिफॉर्म एंड मेकिंग इलेक्टोरल रूल्स प्रोएक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट क्या है, इसेंशियल है टू इंश्योरिंग इलेक्शंस आर नॉट जस्ट एक्सरसाइज बट ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक विल। समझे, आया समझ में, ठीक है। क्या करना है अब इसके बाद भाई, बताओ क्या करोगे, सोचो सोचो। अरे प्रीवियस ईयर उठाओगे, मॉक पेपर उठाओगे, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इस कंटेंट को उसके अंदर ढालने की कोशिश करोगे। अब तो याद होने चाहिए तो मेरी ये वाली लाइन, क्या होगा, सोचना पड़ेगा उसके लिए, तो क्या होगा, थिंक लाइक यूपीएससी। ठीक है, चलो बाय।